presented by IOCL, powered by Malabar Gold, associate sponsor Gayatri Public School, AFMEC, Blossoms Hospital और जन शक्ति संगठन। रंजना भी आपको बता रही थी कि ये वो सब उम्मीदवार हैं या वो संभावित प्रत्याशी हैं जो कि किसी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनका विजन क्या है, क्या वो उन समस्याओं को समझ पा रहे हैं, क्या वो उसको एड्रेस कर पा रहे हैं, और आखिर पार्टी उनको इस चुनाव में अपना उम्मीदवार क्यों बनाए, और क्या काम इन प्रत्याशियों के द्वारा किए गए हैं विगत अगर कुछ वर्षों में देखा जाए। आज इन सारे विषयों पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। जो सभी आप हमारे इर्द गिर्द देख रहे हैं मेहमान, एक एक करके इनके साथ हम लोग ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि जो बात वो कह रहे हैं या फिर जिन मुद्दों के साथ या फिर जिन दावों के साथ वो जनता के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो कनेक्ट कर पा रहे हैं और क्या वो पार्टियां जिससे वो टिकट चाहते हैं उस पर वो पार्टियां उन पर भरोसा करेंगी। इसी की शुरुआत करते हैं। आप सबसे पहले भूप सिंह इंदौलिया जिससे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मैं बता दूं कि ये बीजेपी की तरफ से फतेहपुर सीकरी से टिकट चाहते हैं और इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम इन्होंने किए हैं जो कि ये अभी बता रहे थे। सर, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा। बहुत सीधा और पहला सवाल मेरा यही है, क्योंकि जब एक पार्टी के तौर पर और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का जब आप उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनसे टिकट चाहते हैं, तो ऐसा क्या है कि पार्टी आप पर भरोसा करे और आपको टिकट दे? क्या आपने ऐसा किया क्षेत्र के लिए, सामाजिक तौर पर या उसके उत्थान के लिए? मैं चाहूंगा फिर आप बताएं। मैं पहले तो ये कहूंगा कि मैं विधानसभा फतेहपुर सीकरी का स्थानीय निवासी हूं। नजदीक से मैंने विधानसभा की समस्याओं को देखा है, समझा है। अभी पिछले 4 जुलाई से 21 सितंबर तक मैंने एक जन आशीर्वाद अभियान चलाया। उसके द्वारा मैं गांव-गांव गया, घर-घर गया, क्षेत्र की समस्याओं को समझा, किस गांव की कौन सी समस्या है। शायद इतने नजदीकी से मैंने देखा, वो शायद कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं होगा जिस तरीके से मैंने लगातार 2.5 महीने तक हर गांव में जाकर, घर-घर जाकर समस्याओं को समझा है। इसके साथ ही मैं पिछले 20 साल से शिक्षा क्षेत्र में हूं। किरावली में अपने 3 कॉलेज चलते हैं, तो कॉलेज चलाते चलाते मैंने क्षेत्र के लोगों से संपर्क किया, समझा और सोशल भी बहुत सारे काम किए, जैसे कि गर्ल्स के लिए, लड़कियों में शिक्षा क्षेत्र में, गरीबों के लिए, विकलांगों के लिए। इन सारी चीजों से क्षेत्र में जो अपना संपर्क हुआ, वो इतने अच्छे से मेरा संपर्क है कि वहां के लोग अत्यंत ही प्यार करते हैं मेरे से। यानी कि जो प्यार वाले संबंध, नजदीकी वाले संबंध होने चाहिए, वो संबंध रखता हूं मैं। और क्षेत्र की समस्याओं को शायद मैं सबसे अच्छे से समझ सकता हूं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि पार्टी मेरे पे विश्वास करे और मुझको प्रत्याशी बनाए, ये मेरी इच्छा है। बिल्कुल, जब आप कहते हैं कि प्रेम के संबंध हम रखते हैं, परिवार के तौर पर उस क्षेत्र की जनता से हम मिलते हैं, रूबरू होते हैं, आत्मीय संबंध। बिल्कुल, जो आत्मीय संबंध है, जो प्रेम बनना रहता है, जो भाईचारे का एक रिश्ता होता है, वो होना ही चाहिए। लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि उस क्षेत्र की समस्याओं को भी हम समझें। सुग्रीव चौहान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप भी प्रत्याशी हैं, टिकट आप चाहते हैं बाह विधानसभा से। जब बात हम फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट की करते हैं तो बहुत ही विस्तृत ये पूरा क्षेत्र है, जिसमें इसका जो अंत होता है वो बाह के बीहड़ों में ही होता है। और जब बाह की बात होती है तो वहां पर, वहां की पगडंडियों पर जिंदगी को हमने मरते हुए देखा है, जिंदगी को आज भी वहां पर हाफते हुए हम देख रहे हैं। तो जब टिकट वहां से पाएंगे तो किस तरीके से बदलाव की उम्मीद वहां कर सकते हैं? फतेहपुर सीकरी का जो आपने जिक्र किया, ये बहुत ही ऐतिहासिक स्थल है और इसी के नाम से आज ये अधिवेशन आप लोगों ने जो रखा, और इसके लिए मैं सभी आपकी चैनल की जो टीम है उनको मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने इतना शानदार जो कार्यक्रम रखा। फतेहपुर सीकरी जो पार्लियामेंट है, जिसके बारे में भी आपने जिक्र किया, जिसकी अगर मैं दूरी करूंगा तो ये 200 किलोमीटर की इसकी डिस्टेंस है। अगर मेरे यहाँ मेरी विधानसभा के लास्ट गांव कोरत से लेकर और फतेहपुर सीकरी के लास्ट गांव या जगनेर के लास्ट गांव पे हम लोग जाएं तांतपुर के पे, तो 1 से 98 किलोमीटर की दूरी का ये लंबी क्षेत्र में फैली हुई हमारी पार्लियामेंट है। मेरी विधानसभा की अगर बात की जाए तो मेरी विधानसभा में आपने भी देखा कि
बहुत सारी अभी इन चीज़ों हैं जिन पर काम होना है। इस आगरा जिले में सबसे पिछड़ी विधानसभा के रूप में भी मेरी विधानसभा को जाना जाता है, ये बड़े खेद का विषय है। उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने जो जितने समय से हम लोग लगातार जो सक्रिय राजनीति में हैं, मैं प्रधान भी रहा हूँ 2010 से लेकर 15 तक, और 16 से लास्ट अंत तक मैं ब्लॉक प्रमुख भी रहा हूँ। तो लगातार मैं सक्रिय राजनीति में रहा हूँ, और जिस समय मैं प्रधान रहा हूँ तो उस समय के मेरे गांववासी जानते हैं, और ब्लॉक में जब मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ तो मैंने इस लेवल पर जाके और अपने क्षेत्र के लिए जो यथासंभव विकास था, जो शक्ति मिली, उसके अनुसार मैं काम कर पाया। सभी क्षेत्र के सभी लोगों ने एक महापंचायत की, उसके माध्यम से उन लोगों ने कहा कि आप लोग अगर राजनीति में आएंगे और विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित ही इस बार विधानसभा की तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाओं की आज भी बहुत ज्यादा कमी है। उन सब पर हम लगातार काम कर रहे हैं और लगातार अध्ययन कर रहे हैं। लगातार हम लोग डोर टू डोर, एक एक गांव पर, एक एक पगडंडी पर हम लोग जा रहे हैं। लगभग मैंने अपनी विधानसभा के सभी गांवों में जा चुका हूं। एक गांव की विधानसभा से लेकर, मैं गांव से लेकर और शहर की सारी समस्याओं के बारे में हम लोग जान चुके हैं। तो इसी के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं कि अगले विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, और हम जब विधायक बनेंगे तो निश्चित तौर पर ही विधानसभा की हम लोग सूरत बदलने का काम करेंगे। चलिए, ये तो आपने बताया कि आप सूरत बदलने का काम करेंगे, लेकिन वो कैसे करेंगे इस पर भी मैं आपसे जरूर चर्चा करूंगा। लेकिन अजय चाहर जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, एक तो जनशक्ति संगठन ये क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं। दूसरा ये, क्योंकि जब हम लोग देख रहे हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रहा है, कोई समाजवादी पार्टी से, कोई आरएलडी से, जनशक्ति संगठन को उन सबके बीच में आप कैसे आंकते हैं, और कैसे आप जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उस पर आप खरा उतरेंगे, और इससे एक साथ जुड़ते हुए आपने क्या जनता के लिए ऐसा किया है कि जनता आपके साथ जुड़े, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। जहां एक और जो देश में परिदृश्य बना हुआ है, और जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, और उसमें भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आगरा की जब बात आती है और फतेहपुर सीकरी विधानसभा की जब बात आती है, तो हम देखते हैं अक्सर करके कि लोग सारी पार्टियों से ऊब चुके हैं। सारी पार्टियां झूठे वायदे करती हैं, युवाओं को राजनीति के नाम पर भड़काने का प्रयास किया जाता है। हमारे युवा भटक रहे हैं, किसानों को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, महिलाओं को कोई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, युवा बेरोजगार है। इन सभी समस्याओं को देखते हुए जहां जिस तरफ सारी पार्टियों से लोगों का मोह भंग हो चुका है, तो हमने एक निर्णय किया था कि हम एक ऐसा सामाजिक संगठन तैयार करें जिससे हर वर्ग, हर युवा बिना धार्मिक उन्माद के उससे जुड़े। और इसमें अधिवक्ताओं की काफी संख्या है, क्योंकि मैं अधिवक्ता भी हूं। तो काफी आगरा की ऐसी समस्याएं हैं जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की मांगे हमेशा आगरा की तरफ से रही है। ऐतिहासिक नगरी आगरा रहा है। तो यहाँ जो पार्टियां सत्ता में आई, उन्होंने बड़े बड़े वायदे किए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का, हाई कोर्ट बेंच का, और आपका ये काफी ऐसे मुद्दे थे जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के थे। लेकिन जब सत्ता में रहते थे ये, तो सत्ता में आते ही भूल जाते हैं, लेकिन जब विपक्ष में होते हैं तो इन मुद्दों को बड़ी जोर शोर से उठाती है हर पार्टी। आज कानून मंत्री हमारे आगरा के हैं, लेकिन हाईकोर्ट बेंच के मुद्दे पर आज वो उल्टा सवाल पूछते हैं लोगों से कि आप ही बताइए, अगर आप सांसद या विधायक होंगे तो क्या करेंगे उसका। तो ये इन सब चीजों को देखते हुए हमने एक संगठन तैयार किया जो सामाजिक संगठन के रूप में कार्य कर रहा है।
और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसके ठीक है। लेकिन चाहर जी देखिए, इसी के साथ मेरा जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल हो, छोटा सा जवाब उसका दीजिए। क्योंकि आपने ये कहा कि सारी पार्टियों को आपने देखा कि लोग आते हैं, वादे करते हैं, वादे पूरे नहीं करते, यहाँ की जो समस्याएं हैं उसका समाधान नहीं होता। या तो आप पूरे प्रदेश के अंदर आप चुनाव लड़िए, अपना संगठन खड़ा करिए, नहीं तो अल्टीमेटली आप किसी पार्टी के साथ जाएंगे, किसी को आप अपना समर्थन देंगे, उनके साथ या उनके थ्रू आप अपने मुद्दों को पूरा कराने की कोशिश करेंगे। फिर आपका और उनका कैसा पार्टी विल डिफरेंस वाली चीज होगी? आखिर तो आप हमारा किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं रहेगा। आपके मुद्दे पूरे कैसे होंगे? जो भी मजबूत हमारा कैंडिडेट होगा, और ये क्योंकि सारे टिकटार्थियों को टिकट नहीं मिल पाएगी, और जो मजबूत कैंडिडेट होगा हम उसको अपना समर्थन देंगे और उसको जिताकर और समस्याओं का समाधान कराएंगे। जहां तक एक समस्या आ रही है इस समय पे किसानों की, जहां योगी सरकार ने 1 लाख रुपए के ऋण माफी की घोषणा की थी और वो माफ भी हुए, लेकिन आज हम जब कचहरी में बैठ के देखते हैं तो किसान आते हैं लोक अदालत में कि साहब 1 लाख रुपए का जो वायदा था आज उसके नोटिस हमारे पास आ रहे हैं। तो ये ऐसी काफी समस्याएं हैं आगरा के अंदर, तो काफी भयंकर चलिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसको आप समर्थन देंगे। बिल्कुल। मुकेश डागोर जी, जैसा कि भूप सिंह जी ने कहा यहाँ पर आत्मीय रिश्ता वो बनाएंगे और उससे वो आगे निकल जाएंगे। अजय चाहर जी ने कहा कि समस्याओं को हम जान रहे हैं, उस क्षेत्र में जाकर और उन समस्याओं से निजात क्षेत्र की जनता को देंगे। और अभी अभी यहाँ पर जैसा कि सुग्रीव जी ने भी और अजय चाहर जी ने भी यहाँ पर कहा कि किस तरीके से जो मजबूत कैंडिडेट होगा उसको ये समर्थन देंगे। आपकी क्या स्पेशल या अलग रणनीति होगी? क्यों आपको समर्थन यहाँ पर क्षेत्र की जनता दे? क्योंकि सबका अपना अपना एक विजन है, आप उससे हटकर क्या परोसेंगे? देखिए, फतेहपुर सीकरी पिछले 70-75 वर्षों से विकास से विमुख रही है, और ये फतेहपुर सीकरी का दुर्भाग्य रहा है कि पिछले 70-75 सालों में फतेहपुर सीकरी को कोई भी दृढ़ इच्छा शक्ति वाला राजनीतिक नेतृत्व प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण से आज वहां का गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान सभी परेशान है। नौजवानों की हालात वहां ये है कि उनके लिए दौड़ने के लिए ट्रैक तक नहीं है। फतेहपुर सीकरी में आज से 10-12-15 साल पहले सकतपुर गांव में 100 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन यूपीएसआईडीसी के द्वारा अधिग्रहित की गई थी और वो करोड़ों रुपए की एक प्रोजेक्ट था और उसमें वहां जूता उद्योग डाला जाना था। लेकिन फतेहपुर सीकरी का दुर्भाग्य रहा कि पिछले 10-15 वर्षों से वो जमीन आज जैसी की तैसी पड़ी हुई है, उसमें करोड़ों रुपया लगा दिया गया, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि का आज तक उस पर ध्यान नहीं गया कि उस जमीन का इस्तेमाल अगर जूता उद्योग के लिए नहीं हो सकता है तो किसी अन्य उद्योग के लिए हो सकता था। वहां के नौजवानों को बड़ा रोजगार मिल सकता था, आईटी सेक्टर का काम वहां हो सकता था, कुछ नहीं होता तो वहां एक स्टेडियम बनाया जा सकता था। फतेहपुर सीकरी में नौजवानों की फौज है, उनके लिए खेलने के लिए, कूदने के लिए, दौड़ने के लिए कोई ट्रैक तक नहीं है। फतेहपुर सीकरी का किसान परेशान है। फतेहपुर सीकरी में खेती की हालात बहुत खराब हैं क्योंकि वहां पानी की व्यवस्था नहीं है। फतेहपुर सीकरी में एक नहर है, आगरा कैनाल जिसे हम बोलते हैं, उसका पानी फतेहपुर सीकरी के राजस्थान बॉर्डर तक नहीं जा पाता। वहां एक मैनर की आवश्यकता है जिसके लिए फतेहपुर सीकरी का किसान पिछले 70 साल से संघर्ष करता चला रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है भारत की व्यवस्था का, और मैं तो कहूंगा फतेहपुर सीकरी के राजनीतिक नेतृत्व का, कि वो उनको एक मैनर तक नहीं दे पाया जिससे फतेहपुर सीकरी के किसानों की फसलों की सिंचाई हो सकती हो। फतेहपुर सीकरी में जो हालात हैं इस समय, आपने देखा होगा कि किसानों का जो एक जरिया था, जब उनके पास पैसा नहीं होता था तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटियों से डीएपी और यूरिया लेते थे, जब पैसा नहीं होता था तो वो उनको उधार देती थी। लेकिन ये हमारी व्यवस्था का दुर्भाग्य है कि भ्रष्टाचार के कारण फतेहपुर सीकरी की सारी कोऑपरेटिव की जो सोसाइटियां थी वो खत्म हो गई, वो करप्ट हो गई, बैंकरप्ट हो गई, और आज वहां का किसान जो है, जब उसकी जेब में पैसा नहीं होता है, अब क्योंकि उसको नगद ही खरीदना है, डीएपी नहीं खरीद पा रहा है। और इस सरकार में तो हालात ये है कि उसको 1200 रुपए का डीएपी 1800 तक में भी नहीं मिला है, आज यूरिया भी नहीं मिल रहा है। किसान वहां का परेशान है, उसके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। रोड मैप क्या है? क्योंकि देखिए परेशानी और समस्याएं तो सबको पता है, लोग बताएंगे, लेकिन उसका रोड मैप आपको बताना पड़ेगा। मैं उसी पे आ रहा हूं। वहां का नौजवान, वहां का किसान, वहां का बेरोजगार इकट्ठा होगा, एकजुट है और वो बदलाव की राजनीति की तरफ जा रहा है। वो वर्तमान में जो वहां का नेतृत्व है उसे बदलेगा। क्या होगा? और क्योंकि जब अजय चाहर जी बोल रहे थे अपने संगठन के बारे में, थोड़ा सा आपने मुस्कुराया भी था, इसीलिए मैंने तुरंत बाद आपसे सवाल लिया, ये सोचा कि शायद आप कुछ निश्चित अलग तौर पर हमारे साथ आएगा। बिल्कुल, उनका संगठन निश्चित तौर पर हमारे साथ आएगा। इनडायरेक्टली हम अपने आपको मजबूत कैंडिडेट कह रहे हैं। बिल्कुल, ठीक है, हमारे साथ आएगा। और इस पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे केवल आधा मिनट में, कि फतेहपुर सीकरी के हालात
को बदलने का संकल्प लेकर हम चल रहे हैं। वहां के किसान, गरीब, नौजवान, गांव का भाग्य हम बदलेंगे, ये वादा करके हम फतेहपुर सीकरी की जनता से चल रहे हैं। और आने वाले वक्त में फतेहपुर सीकरी में बदलाव होगा और बड़े लेवल पर बदलाव होगा, आप देखिएगा, और वो एक आश्चर्यजनक तरीके से बदलेगा। देखिए, ये दावा और वादा सभी करते हैं बदलाव का, लेकिन वो बदलाव होगा कैसे, वही हम आपसे जनता बदलेगी, जनता बदलेगी, जनता बदलेगी, जनता बदलेगी। टिकट के बाद ही वो तस्वीर साफ होगी। सुरेंद्र सिंह भागवत साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि बहुत ही सही बात उन्होंने अभी भी उठाई, जो कि वाकई में एक बहुत ही बुनियादी, बेसिक या फिर कहें छोटी लेकिन सबसे बड़ी समस्या पेयजल की समस्या। फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र में जिस तरीके से पेयजल की जो समस्या बनी हुई है, खासतौर पर राजस्थान की सीमाओं से लगने की वजह से भूस्तर लगातार घटता चला जा रहा है, वो समस्या लगातार लंबे समय से बनी ही हुई है, उससे कब निजात मिलेगी? देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आभार आपका, कि फतेहपुर सीकरी में ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहां पर पानी की गंभीर समस्या है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई है और उसका टेंडर भी शायद पीएनसी को यहाँ आगरा में हुआ है। 18 लाख घरों को पानी 2024 तक कैंसिल हो गया। बैठिए जरा, मैं बीच में नहीं बोलूं, मैं बोलूंगा तो आप बोल नहीं पाएंगे। वो कैंसिल नहीं हुई है, ठीक है, आपकी जानकारी नहीं है, और आप स्टेडियम की बनाने की बात कर रहे थे, आपको वो भी जानकारी नहीं है कि वो भी जो जगह है लेदर पार्क की, वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से फंसी हुई है, एनजीटी की वजह से। नहीं, अभी भी सरकार गई है, अभी भी सरकार गई है उसमें, अभी भी सरकार गई है। आप लोगों को भ्रमित मत करिए, जैसे मत भटकाइए, आप लोगों को भ्रमित मत करिए कि वहाँ ये बन जाता, हम ये बना देते, हम बना देते। सुप्रीम कोर्ट में एनजीटी की वजह से मामला फंसा हुआ है। देश की और दूसरी चीज है, जब आपको वक्त दिया गया अपने विषय नहीं बताया, 2 मिनट में पासा पलट जाते हैं। जारी रखिए, बात मुद्दे पे आने दीजिए। और मैं बात कर रहा हूं, दूसरी चीज यह है कि फतेहपुर सीकरी के अंदर सबसे बड़ा जो मुद्दा है, लोग मौकाप्रस्त लोग हैं, कभी इधर करवट बदलते हैं, कभी उधर बदलते हैं। जब वो टिकट लेने के लिए आते हैं तब वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। सबसे बड़ा काम फतेहपुर सीकरी के अंदर होना चाहिए कि वहां पर इतना बड़ा टूरिज्म है कि मैं मानता हूं कि आगरा में, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में अगर आगरा में कोई ताजमहल देखने के लिए आता है, 90% अगर आगरा में आता है तो वो फतेहपुर सीकरी के लिए देखने भी जाता है। वहां पर नाइट स्टे नहीं है, कोई भी नाइट स्टे के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि वहां पर रात को जो कम से कम जो सैलानी आ रहा है वहां रुके प्रॉपरली। दूसरी, पानी की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है कि वहां पर पानी आना चाहिए। इसके लिए मैंने एक प्रपोजल दिया था कि हमारी धौलपुर से एक चंबल नदी गई है, अगर उससे दोनों विधानसभाओं का काम हो सकता है, खेरागढ़ विधानसभा का भी और फतेहपुर सीकरी विधानसभा का भी, वो कैनाल वहां से वहां तक लाई जा सकती है। इस पर हमने प्रस्ताव भी रखा था और इस पर बात भी चल रही है। दूसरी चीज है कि पानी काफी नीचा है, ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि भाई पानी बहुत नीचा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 18 लाख घरों के लिए हर घर घर तक पानी पहुंचेगा 2024 तक, इसका टेंडर पीएनसी कंपनी को उनका कैंसिल हो गया है। मेरी परसों भी बात हुई है, उस पर काम चल रहा है काफी तेजी से। 2024 तक स्वच्छ पानी हर घर तक पहुंच जाएगा। ये ऐसी व्यवस्था है। दूसरी चीज मैं बताता हूं कि किरावली के अंदर स्टेडियम बनना चाहिए। हमारे पूरे विधानसभा में फतेहपुर सीकरी में हर नौजवान घर में से एक पुलिस में है, कोई सीआईएसएफ में है, कोई बीएसएफ में है, कोई रेलवे में है। बच्चे हमारे रोड पे दौड़ते हैं, उसके लिए हम लोगों ने मांग की थी वहां एक रेजिडेंशियल स्पोर्ट एकेडमी बननी चाहिए, जिसमें हमारे बच्चे, यानी चारवाटी के बच्चे, फतेहपुर सीकरी के बच्चे, खेरागढ़ के बच्चे, फतेहाबाद के बच्चे, मैं पूरी लोकसभा की भी बात करूं तो हिंदुस्तान में अगर खेल में नाम अगर कर रहे हैं या आगरा का नाम रोशन कर रहे हैं तो यही विधानसभा के लोग हैं। इन्हीं 3 ही विधानसभाओं के लोग पूरे देश में रक्षा कर रहे हैं। चाहे वो सेना की बात करूं, चाहे मैं एयरफोर्स की बात करूं, चाहे वायुसेना की बात करूं, सारे के सारे लोग यही के लोग हैं। यहां पर रेजिडेंशियल एकेडमी बननी चाहिए। पिछली सरकारों की बात मैं करता हूं, कौन सी पिछली ऐसी सरकार थी जिसने सोचा कि यहां रेजिडेंशियल एकेडमी बननी चाहिए, यहां स्पोर्ट स्टेडियम बनना चाहिए? किसने किरावली और फतेहपुर सीकरी के लिए मांग उठाई कि वहां पर 100 सैया हॉस्पिटल बनना चाहिए? कोई दाऊदपुर सामरा में अगर मां बीमार होती है या किसी की पत्नी को लेबर पेन हो जाते हैं, वो वहां लाते लाते बीच में बच्चा जो है डिलीवरी हो जाती है ट्रैक्टर ट्रॉलियों में, किसी ने आज तक नहीं सोचा होगा। इसके लिए मैं कहता हूं कि फतेहपुर सीकरी में 100 सैया का हॉस्पिटल हम बनाने का प्रयास करेंगे। और हमने प्रस्ताव भी रखा, माननीय सांसद जी को भी कहा था, स्वास्थ्य मंत्री जी को भी कहा था कि वहां पर एक 100 बेड का हॉस्पिटल बनना चाहिए, जिसमें ब्लड बैंक होनी चाहिए, जिसमें सीटी होनी
होनी चाहिए, जिसमें स्पेशलिटी होनी चाहिए, जिससे ग्रामीण अंचल का आदमी, गरीब किसान, अगड़ा पिछड़ा, वो शहर तक आए, बड़े डॉक्टर को पैसा दे करके 1000 रुपए फीस दे, 2000 की जांच कराए, 5000 की दवाई ले। एक किसान गरीब आदमी नहीं कर सकता। इसकी व्यवस्था फतेहपुर सीकरी पर या करावली पर बननी चाहिए, ऐसी हम लोग मांग कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि जो लोग सपा बसपा लोकदल के लोग हैं, ये लोग मौकाप्रस्त लोग हैं। इन्होंने अब तक देश के बारे में नहीं सोचा, कभी भी देश के राष्ट्र प्रेम की बात नहीं की। ये हमेशा राष्ट्र प्रेम के बारे में गए, ये हमेशा विकास का विरोध करने वाले लोग हैं, ये धर्म का विरोध करने वाले लोग थे। विधानसभा का विकास तभी होगा जब हम अच्छी पॉजिटिव नजर के साथ भाषण वाली बात हो गई। लेकिन अगर आप बीजेपी से टिकट चाह रहे हैं तो अभी भी तो सरकार आपकी चल रही है, व्यवस्थाएं माकूल करा सकते हैं। देखिए, मैं एक बात बताऊंगा, बिल्कुल ठीक है, हमारी सरकार चल रही है। 4.5 साल के अंदर जितना काम इस उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मैं कहता हूं किसने नहीं किया। भयमुक्त किसने दिया इस प्रदेश को? मैं कहता हूं बहन बेटी की इज्जत लुटने से किसने बचाई? मैं कह रहा हूं किसान आंदोलन हुआ, कांग्रेस सरकार ने, सुन लीजिए, कांग्रेस सरकार ने इन किसानों पर इतनी लाठियां भाजी थी कि लोग गोलियां चलाई थी, तमाम मौतें हुई थी। इस सरकार में किसान आंदोलन हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की बात मानी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफी मांगी। ऐसी कौन सी सरकार थी? इंदिरा गांधी जी ने लाठियां भाजी। भूप सिंह जी, देखिए ठीक है, ये भी बीजेपी से टिकट चाहते हैं, आप भी बीजेपी से टिकट चाहते हैं, मुझे बताइए इतने ऑप्शन और। मैं कहता हूं किसानों की बात करती है। आज अगर विकास, मैं कह रहा हूं अकोला में स्टेडियम किसकी सरकार में बनना है? अकोला में स्टेडियम बनना है, किसकी सरकार में बनना है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना है। हर विधानसभा पर, हर ब्लॉक पर। थोड़ा सा भूप सिंह जी, इन्हीं मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी से ही टिकट क्यों? समाजवादी पार्टी भी तो कह रही भाई हम सत्ता में आने वाले हैं, समाजवादी पार्टी से टिकट क्यों नहीं, या अन्य पार्टियों से क्यों टिकट नहीं? भारतीय जनता पार्टी पे क्यों इतना भरोसा? भारतीय जनता पार्टी हमारी देश की जो संस्कृति को बचाने का काम किया है, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, मोदी जी ने किया है। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि ये पहली सरकार है जिसने हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए काम किया। इसके साथ ही मेरे खुद के विचार भी ये है कि जो मैं भारतीय जनता पार्टी से, उनकी विचारधारा से मिलते हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का। नहीं, ऐसे कौन सी चीजें जो आपको बड़ा प्रभावित कर रही हैं कि आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाहिए? भारतीय जनता पार्टी देश के लिए, धर्म के लिए जो काम किए उन्होंने, जैसे कि देश की रक्षा के लिए उन्होंने सेनाओं को फ्री रोल किया है कि कहीं भी कोई देश के ऊपर जब विपत्ति आती है तो आप तैयार रहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे एक अच्छा काम है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय संस्कृति के लिए और जो गरीबों के लिए बहुत सारी उज्ज्वला योजना है, महिलाओं के लिए चल रही है, कन्याओं के लिए चल रही है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो जनता के बीच में हमारी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है। बिल्कुल खासे प्रभावित आप योजनाओं से लग रहे हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी से टिकट भी चाह रहे हैं। उम्मीद है कि जनता भी प्रभावित हो और जीत की दहलीज के पार आपकी पार्टी को लेकर जाए। मैं आप ही से जानना चाहूंगी सुरेंद्र जी, और उम्मीद करूंगी कि आराम से आप इसका जवाब दें क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जब आप बोल रहे थे तब आप कह रहे थे कि भय मुक्त क्षेत्र बना है, लेकिन चूंकि फतेहपुर सीकरी में हम हैं और पर्यटन एक ऐसा विभाग है जहां पर अपार संभावनाएं हैं। एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा, बुलंद दरवाजा यहाँ है और इसके अलावा भी कई ऐसे मॉन्यूमेंट्स है घूमने के, लेकिन लोग यहाँ पर नहीं पहुंच रहे। लपकों की जो समस्या है वो बनी हुई है, जो पर्यटक पहुंचते हैं उनके साथ ठगी, चोरी जैसी घटनाएं सामने आती हैं। कितना भी इन्वेस्टमेंट आप कर देंगे, विभाग में पर्यटन के कितने भी बढ़ावा दे देंगे, लेकिन जब पर्यटक ही नहीं पहुंचेंगे तो फायदा कैसे होगा? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, लपकों के बारे में बात बताई गई। लोग आगरा में लपका शब्द कहां से स्टार्ट हुआ? समाजवादी की सरकार थी, उन्हीं के नेता लपके थे सबसे ज्यादा आगरा के अंदर, और वो सिकंदरा पे लाल घोड़े से चढ़ते थे बसों में और उनका पीछा करते करते यहां तक पूरे जितने भी इंपोरियम थे उनको बेच देते थे, कंकड़ पत्थर तक उनको बेच देते। आगरा की छवि अगर लपकों ने सबसे ज्यादा खराब की है तो समाजवादी सरकार में, बहुजन समाजी सरकार में। लपके इस सरकार में सबसे ज्यादा पकड़ करके जेल में भेजने का काम इस सरकार ने किया है, चाहे वो फतेहपुर सीकरी में हो और चाहे आगरा में हो। लपकों की बात अगर आप करोगी तो इन्हीं दो सरकारों ने लपकों को लपके नाम शब्द दिया और उन्होंने लपकागिरी करके लपक करके इस टूरिस्ट को लपक करके खा गए। सर सुरेंद्र जी, प्रेजेंट की हम बात करेंगे ना, पूर्ववर्ती सरकारों ने क्या कुछ किया और शायद कुछ नहीं कर पाए, तभी आप सत्ता में हैं, आपकी पार्टी सत्ता में जहां से आप टिकट चाह रहे हैं। लेकिन आप जब सत्ता में हैं तो अब उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी स्थिति वो बनी हुई है, देखिए उस तस्वीर को अभी भी बदला नहीं गया है। बिल्कुल बदल दिया गया है, काफी लोगों को लाइसेंस भी दिए गए। देखिए, मैं एक बात कहूंगा कि तमाम हमारे युवा हैं,
जो फोटोग्राफर थे। देखिए, पत्रकार होने के नाते अलग अलग क्षेत्रों में हम जाते हैं, पर्यटकों से भी हमने बात की है, ये उन्हीं का कहना है कि वहां जाने से लोग बच रहे हैं। आगरा आते हैं, मुड़ के चले जाते हैं, फतेहपुर सीकरी नहीं आते हैं। मैं क्या कह रहा हूं आपको, वही चीज आप समझनी है कि हमारे यहां पर लपके शब्द को खत्म करने का प्रयास सरकार ने किया है। दूसरी चीज, जितने भी हमारे युवा थे, जितने भी कोई फ्रेंच था, कोई रशियन बोलता था, उनको लाइसेंस नहीं मिलते थे, केंद्र सरकार ने उनको लाइसेंस दिए। फोटोग्राफर जो अनरजिस्टर्ड थे उनको लाइसेंस दिए गए। फतेहपुर सीकरी में जो लपके थे, वहां के जो स्थानीय लोग थे, मैं कहता हूं लपकेगिरी में सबसे ज्यादा वहां का मुसलमान था, सबसे ज्यादा गुंडागिरी करता था वहां पर, वही जबरदस्ती चादर करते थे। उनमें भी कमी आई है और वादा करते हैं अगली 2022 की सरकार में मुक्त कर देंगे बिल्कुल लपकों को। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल थोड़े से नहीं मिलेगा। बात की जा रही है वहां सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी, आज जितने भर भी लोग यहाँ बैठे हैं इनमें से कोई भी फतेहपुर सीकरी जाएगा तो आगरा गेट पर कितने लोगों को लठाया जाता है, और जिन लपकों की आप बात कर रहे हैं वो लपके वहां आज भी गाड़ियों से लूटमार करते हैं। ये सच्चाई है, ये तो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन फतेहपुर सीकरी में केवल टूरिज्म नहीं है, फतेहपुर सीकरी की एक रीढ़ है जहां जिससे फतेहपुर सीकरी का कस्बे से लेके गांव तक का मजदूर जुड़ा हुआ है, वो दरी बुनकर है। और फतेहपुर सीकरी में दरी के क्षेत्र में जो काम हो सकता था वो कुछ हुआ नहीं। वहां के जो बुनकर थे वो आज भी मोहताज हैं। उनको अगर जरा सी व्यवस्था सरकार मदद करती तो आज फतेहपुर सीकरी में दरी का जो उद्योग था वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण उद्योग बनता, जिसमें हजारों नौजवानों को रोजगार मिलता, गरीबों को, मजदूरों को रोजगार मिलता। वो व्यवस्था सरकार नहीं कर पाई। और जिन मुद्दों पर बात की गई, मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने क्या किया या नहीं किया, आपको दरी की बात करूंगा मैं। हर घर में दरी का काम हो रहा है फतेहपुर सीकरी के अंदर, और सबसे ज्यादा दरी एक्सपोर्ट हो रही है। तमाम ऐसे वर्कर हैं छोटे छोटे जिनको सरकार ने, बैंक ने लोन दिया है फ्री में, विदाउट इंटरेस्ट दिया है। ऐसे तमाम लोग हैं, ऐसे तमाम लोग हैं। मैं कहता हूं जहां पर फतेहपुर सीकरी के आसपास जितने भी गांव हैं, जावर सरौली से लेकर के मंडी मिर्जा खां से लेकर के जितने भी फतेहपुर सीकरी में छोटे छोटे घर हैं, हर घर के अंदर दरी का काम हो रहा है। और सरकार के अंदर सबसे ज्यादा दरी का काम हो रहा है। छोटे छोटे स्मार्ट जितने भी थे उन सबको दरी बनाने का काम किया है इस सरकार ने, बड़ा काम किया है। और मैं आपको सबसे बताऊं, एक विशेष वर्ग ने कब्जा किया था दरी के काम पर, एक विशेष वर्ग ने दरी के काम पर कब्जा किया है। इसी बात हमारे तमाम हिंदू भाइयों को दरी का काम किया है। जो लोग गलत भाषणबाजी करते रहते हैं, गलत बदल की बातें करते हैं, जिनको बेसिक क्या हासिल होगा। सुरेंद्र जी रुक जाइए, बिल्कुल समझदारी नहीं। आप इस तरीके से ओवरलैप कीजिएगा तो आप क्या करने वाले हैं और क्यों आपको टिकट दिया जाए, जनता कुछ नहीं समझ पाएगी। बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस माध्यम से आप अपनी बात को जनता तक पहुंचाएं। मैं अपनी बात पूरी कर रहा था। सुग्रीव जी, बाह्य क्षेत्र का मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा, असल समस्याएं क्या हैं, कभी उसको एड्रेस किया है आप लोगों ने, और अगर अभी भी आप यहां पर बताएंगे कि यहां पर यह समस्या और आप भारतीय जनता पार्टी से टिकट की उम्मीद कर रहे हैं, तो वो समस्याएं क्यों बनी है अभी तक? देखिए, वहां पर समस्या का सबसे बड़ा कारण क्या रहा कि वहां लगातार एक ही परिवार का वहां सत्ता चलता रही, जिसे आम जनमानस से कोई प्रेम नहीं, आम जनता से जिसका कोई मतलब नहीं, मूलभूत समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं रहा। तो वहां के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा अगर कारण कोई रहा तो एक परिवार रहा। वहां में जो आज समस्याएं हैं, आज स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर बहुत गंभीर समस्याएं हैं। पूरे वहां पर एक डिग्री कॉलेज नहीं है हमारी विधानसभा में, एक पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, कोई स्वास्थ्य के लिए सुविधा नहीं है। अटल जी ने कैनाल बनाई, लेकिन वो कैनाल अभी भी पूरे अपने प्रचुर मात्रा में टेल तक जो पानी जाता है उसकी व्यवस्था नहीं है। हमारी वहां का अगर देखा जाए तो इस जिले में नहीं, इस मंडल में अगर सबसे ज्यादा देश की सेवा करने के लिए अगर नौजवान कहीं से है तो वो वहां विधानसभा से नौजवान आता है। अगर खेल की अगर आप बात करते हैं, अभी कह रहे थे भाई, तो वहां में ओलंपियन से लेके रणजी चैंपियन से लेके वहां ने हर वक्त खिलाड़ी दिया, और अभी भी वहां के अंकित शर्मा हमारे यहाँ के हैं, वो अभी ओलंपियन में हैं। अभी आपने देखा इससे पूर्व में जो रिटायर्ड हुए ओपीएस भदौरिया जो एयर मार्शल चीफ थे, तो हमारे वहां का इस मामले में जो देश की सेवा के लिए योगदान है वो अविस्मरणीय योगदान है। वहां में इसको देखते हुए कि स्टेडियम की बहुत जबरदस्त आवश्यकता है, लेकिन बहुत समस्याएं इतनी गंभीर है कि जब मैं आपको गिनाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है उनकी। और उसके लिए हम जब लोग, हमारे हाथ में ताकत होगी, हम लोग जब
सरकार में शामिल होंगे और एक प्रतिनिधि के रूप में शामिल होंगे। निश्चित तौर पर ही हम बाकी सबसे पहले मूलभूत जो समस्याएं उनका हम निराकरण करेंगे। चार जी, क्योंकि अभी आपने कहा, जब मैंने आपसे पहला सवाल पूछा तब आपने कहा कि जो मजबूत लोग होंगे या जो मजबूत प्रत्याशी होगा आप उसको अपना समर्थन देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दूर हों। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये भी संभावित प्रत्याशी हैं, हो सकता है इनमें से भी कल कोई यहाँ पर टिकट भी ले और हो सकता है चुनाव जीत करके भी आए। विजन नजर आ रहा है क्या आपको कि जिन मुद्दों को आप एड्रेस कर रहे थे, जिन मुद्दों को आप उठाने की कोशिश कर रहे थे या जिनको आप चाह रहे हैं कि वो समाधान की ओर बढ़े, क्या यहाँ पर उनमें से कोई भी मुद्दे उठे अभी तक? मैं इसमें थोड़ा सा आयुष ऐड करना चाहूंगी। मैं सवाल लेना चाह रही थी आपसे यही, चूंकि आपने पहले कहा था कि मजबूत कैंडिडेट को आप यहाँ पर सपोर्ट करेंगे, समर्थन देंगे। जनता आपको क्यों सपोर्ट करे? जब आप ऑलरेडी किसी मजबूत कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं तो आप अभी से सपोर्ट कीजिए। अगर आपका विजन अलग होगा तो क्या स्पेशल उसको देखा जाए? मैं बताता हूं इसका। जो आपने एक पहले सवाल पूछा था कि आप मुद्दों से भटक के बात ना करें, समाधान की बात तो बताइए, तो वो समाधान की बात मैं एक बताता हूं। जैसे मुकेश ठाकुर जी ने मुद्दा उठाया था कोऑपरेटिव सोसाइटी का, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मैं वर्तमान में भी अध्यक्ष हूं। जहां एक और सोसाइटियां खत्म हो गई हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियों की दुर्दशा हो गई है, क्योंकि एक जो सरकारी तंत्र है उसमें एक कमीशन जाता है। जरूरत है नहीं कोऑपरेटिव। हाँ, मेरी सुन लीजिए। तो जहां सत्ता रहती है स्वाभाविक है कि पदाधिकारी उन्हीं के चुन के आते हैं। अब जब वहां के विकास की बात है तो आप मेरी सोसाइटी पे जाइए, आप देख के आइए कि आज भी मेरी सोसाइटी कितने ग्रोथ में है। जहां एक और सोसाइटियों में जो गोदाम है उनमें भूस भरे हुए हैं, लोगों के भैंसें बंधी हुई हैं, लेकिन आज मैंने अपनी सोसाइटी को इतनी मजबूती से, अपनी इच्छा शक्ति से, क्योंकि मैंने सरकारी भ्रष्टाचार को वहां रोक दिया बिल्कुल। तो सरकारी भ्रष्टाचार, भगौर साहब कह रहे थे अभी, सरकारी भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? जो सरकारी अधिकारी, जो कर्मचारी कमीशन जाता है ऊपर से नीचे तक, ये काहे का है? जे आपकी सरकार चल रही है भैया। आपकी सरकार में आप अपने वायदे करके भूल जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का क्या हुआ? आगरा से चला गया ना। हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा था, हाईकोर्ट बेंच की माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा करके गए थे यहाँ इसमें कौन सा ग्राउंड है, कोठी मीना बाजार में, उसमें घोषणा करके गए थे, लेकिन आज तक हाईकोर्ट बेंच में कोई काम भाजपा सरकार नहीं कर पाई। तो हम एक ऐसे कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे जो एक खुद का उसका विजन हो, पार्टी का नहीं, उसकी पार्टी का। क्योंकि हम धार्मिक उन्माद में जनशक्ति संगठन काम नहीं करता। हमारा संगठन काम करेगा अच्छी शिक्षा पे। शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज जब देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा था, बड़े बड़े स्कूल, उन्होंने आज तक फीस पे कोई काम सरकार ने नहीं कराया। आज लोग इतने परेशान हैं कि फीस का भुगतान नहीं करा पा रहे हैं बच्चों को। तो ये मुद्दे हैं हमारे, और इन मुद्दों पे जनशक्ति संगठन काम करेगा और निश्चित ही हमारा कैंडिडेट मजबूती से निकल के आएगा। और ये हमारा उम्मीद वही है कि मजबूती से आप निकल के आए, रेदर देन कि आप किसी मजबूत कैंडिडेट को सपोर्ट यहाँ पर दें। क्योंकि जब आप ये तमाम दावे और वादे करते हैं किसी और मंच से भी और हमारे मंच से भी, तो जनता सीधा आपसे कनेक्ट करती है और आप ही पर भरोसा करती है। और आप आगे जाकर किसी और पे भरोसा दिखाएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा भरोसा उनका भी डगमगाएगा। रंजा, हम लोग उम्मीद ये करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों ने सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा है, जो ये उम्मीद कर रहे हैं, इनको सबको शुभकामनाएं हैं कि इनको उन पार्टियों से टिकट मिले जिसके लिए इन्होंने यहाँ पर अपनी अपनी जो दावेदारियां हैं वो ठोकी हैं। बाकी फैसला पार्टी को करना है कि वो उनको टिकट देती है कि नहीं देती, और जनता को यह फैसला करना है कि जिन मुद्दों को इन लोगों ने उठाया है क्या वो आपके साथ कनेक्ट कर पाए या फिर नहीं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक बार जोरदार तालियां हो गए हमारे सत्र के खास मेहमानों के लिए। Presented by IOCL, powered by Malabar Gold, associate sponsor Gayatri Public School, AFMEC, Blossoms Hospital और जन शक्ति संगठन। दो 2017 से पहले